Hello students, so today we are going to start our MCS batch again. हमने जो MCS का बैच था इसे सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट एफ। तो पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया था जिसपे हमने काफी सारा टाइम डिवोट किया था, जो था कंपनी लॉ केस स्टडीज। आज जो है हम पार्ट बी कवर करने वाले हैं, जो कि है कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड जितने भी केस स्टडीज हैं उन्हें हम इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं। मतलब एक्ट तो अभी तक हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं कि जो एक्ट हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट क्या कैसे तरीके से हुआ है कोर्ट में और प्रैक्टिकल लाइफ में। तो सीसीआई का जो है एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सीसीआई के केस लॉज आज हमें पढ़ने हैं, और जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो आज हमें सीखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दूंगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक लेक्चर रहने वाला है। सिर्फ एक लेक्चर में हमारा सारे केस स्टडीज हम लोग कंप्लीट कर देंगे आज। दूसरी चीज, इसमें जो रेगुलर नोट्स जो आपको प्रोवाइड होंगे वो सारा स्टडी मटेरियल कवर्ड है। जैसा आप लोगों को पता ही है कि हम लोग स्टडी मटेरियल को ही कवर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा। सारे केस स्टडीज, सारे केस लॉस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे स्टडी मटेरियल से ही कवर्ड है। थर्ड, एक जो नई चीज मैं इसमें लेके आया हूँ, आपके पास नोट्स हैं बट ये जो नए नोट्स हैं मैंने थोड़ा सा इनोवेशन करा है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पता होगा, मैंने कहा था कि 5 मिनट में हम लोग ये सिलेबस रिवाइज कर देंगे। अब जो है ये 5 मिनट से भी कम में रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए बनाए। जिन्होंने मतलब रेगुलर बैच ज्वाइन नहीं करा था उन लोगों के लिए ये हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए, पूरा जो केस लो है उसका पूरा समरी लिखा हुआ है। यानी कि वन लाइनर समरी तो मैं दे रहा था, बट अब पूरा ब्रीफ समरी भी मैं एक आप लोगों को देने वाला हूँ, जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हैंड रिटन समरी आपको मिलेगा केस लॉ का। तीसरी चीज, और जो लास्ट आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो है वन लाइनर समरी नोट्स। तो वन लाइनर समरी नोट्स मतलब एक लाइन में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा केस लॉ किस पेज नंबर पे है। तो वो वाली चीज भी आपको इस बैच में, इस केस स्टडीज में मिलेगा। तो सीसीआई का आपको मैंने पूरा बता दिया कि हमारा कैसे रहने वाला है। एक ही लेक्चर रहने वाला है, नोट्स आपको मिल जाएंगे जो कि स्टडी मटेरियल से बिल्कुल उनको स्टडी मटेरियल पूरा कवर करा गया है। तीसरी चीज, हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जा रहा है जिसमें सारी चीजें हाथों से लिख के आपको केस लॉ दिए जाएंगे आगे। तो सर क्या है ऐसी चीजें हमें भी बताइए। तो सर बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। केस स्टडीज जो कि सीसीआई से रिलेटेड होने वाली है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आप में से किसी ने ये एक्ट नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आप इसकी रिवीजन लेक्चर या फिर इसको एक बार गो थ्रू कर ले। तो ही आपको जो है थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि एक्ट को हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और जिसे ये बुक जो है इनरोल कराना है इसके लिए, बुक्स के लिए और क्लासेस के लिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन आपको चैनल पे मिल जाएगी। और जो ये हमने इस बैच का नाम रखा है शस्त्र बुक, यानी कि जो ये बुक बन रही है आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी, जिसका प्राइस आपको जो है स्क्रीन पे मेंशन है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम है ही नहीं। तो फटाफट से अपना बैच स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा केस लॉ नंबर वन जो हमें पढ़ना है, केस लॉ नंबर वन हमने एक बार कवर भी करा था। तो केस लॉ नंबर वन जो मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, थुपिली रविंद्र बाबू वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये केस लॉ नंबर वन जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, जिसमें कि क्या था कि आप लोगों को उसमें, तो इस केस में क्या हुआ था कि एक इंफॉर्मेंट थे जो कि एलिजिबल नहीं थे कि वो एलएलबी परस्यू कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था। क्या लगा दिया था रिस्ट्रिक्शन? कि अगर आपकी एज 52 या उससे ज्यादा है तो आप लोग एलएलबी के लिए परस्यू नहीं कर सकते। तो जो ये इंफॉर्मेंट थे, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि सर आप इन एलिजिबल हैं, और इन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रही है। अगर हम कंपटीशन एक्ट की लैंग्वेज में बोले तो वो
एब्यूज ऑफ डोमिनेंस कर रही है। तो अगर एब्यूज ऑफ डोमिनेंस हो रहा है तो हम लोग सीसीआई में केस इनिशिएट कर सकते हैं। और कौन इनिशिएट कर सकता है? एक इंफॉर्मेंट। इंफॉर्मेंट कौन होता है सर? कोई भी पर्सन इंफॉर्मेंट की डेफिनेशन में आ सकता है। यानी कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं भी केस इनिशिएट कर सकता हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ गलत हो रहा है तो भी मैं इनिशिएट कर सकता हूँ केस। तो सर यहाँ पे ये हेल्ड हुआ है कि अब इंफॉर्मेंट के साथ गलत हुआ, ये इंफॉर्मेंट को लगता है ठीक है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गलत करा। तो देखते हैं सर केस हुआ क्या था। ये था लीगल इशू। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा वो लीगल इशू के फॉर्म में आएगा, जैसा मैंने प्रीवियस केस लॉस में बताया था। वहां पे ये आएगा क्वेश्चन आपके पास कि एक इंफॉर्मेंट थे जो कि इनएलिजिबल थे किसी मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में है। आईसीएआई भी आ सकता है, आईसीएसआई भी आ सकता है, कोई भी अथॉरिटीज आ सकती है। तो क्या वो अथॉरिटीज ने जो भी एक्शन लिया, क्या एक्शन लिया था यहाँ पे कि उसकी एज जो है वो इनएलिजिबल हो गई थी। तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्या ये बॉडीज लगा सकती हैं? आपको पता होगा आईसीएआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। आईसीएसआई हमारा इंस्टीट्यूट भी क्या है? एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। तो क्या ये जो इन्हें हम क्या कहते हैं? रेगुलेटरी बॉडीज भी बोलते हैं। और रेगुलेटरी बॉडीज का मतलब होता है कि ये लोग कोई भी चीज को रन कराने के लिए, जिस चीज के लिए इनको फॉर्म किया गया है, तो वो एक्शंस क्या ये ले सकते हैं? यानी कि रेगुलेटरी फंक्शंस क्या ये स्टेप्स ले पाएंगे? उसी को तो रेगुलेटरी फंक्शंस बोलते हैं ना। यानी कि किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी फंक्शंस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आईसीएसआई कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो सर देखिए, अभी मैंने ये नहीं बताया कि केस में हुआ क्या है, बट आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि अगर ऐसा कोई लीगल इशू बना है तो उसका कोर्ट का ऑर्डर या सीसीआई ने इसके फेवर में क्या बोला होगा। तो सीसीआई ने ये हेल्ड करा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज नॉट एन एंटरप्राइज। सब बात ही खत्म होगी। मतलब यहाँ पे डिस्कशन ये नहीं हो रहा कि किसने सही करा या किसने गलत करा। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, सो वो तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा। मेन चीज देखो, लोकल स्टैंडर्ड देखना है कि यहाँ पे चीजें प्रूव कहाँ हो रही है। यहाँ पे ये बात पे बहस नहीं हो रही कि किसने क्या करा, किसने गलत करा, किसने सही करा। नहीं सर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। तो इस बेसिस पे हम लोग सीसीआई में केस इनिशिएट कर ही नहीं सकते। तो सर केस यहीं पे खत्म हो जाता है, कोई हियरिंग नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वहीं पे केस बंद हो जाएगा सर, क्लोज हो जाएगा। तो सर आपने क्या सीखा? यही सीखा कि कुछ भी हो, आपको ये देखना है सीसीआई के केस में कि वो एंटरप्राइज है या नहीं है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह आईसीएसआई आ जाए तो भी आपको क्या लिखना है? ये आईसीएसआई एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ये एक एंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं आता। अब एंटरप्राइज की डेफिनेशन में कौन आता है? तो उसके लिए एक बार अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो एक बार प्लीज आप गो थ्रू कर लेना कि एंटरप्राइज की डेफिनेशन में क्या आता है। वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज सर, जो कि अब ये केस तो खत्म हो गया, जो चीज दूसरा कोई नहीं बताता है वो ये निकल के आता है कि अगर ये एंटरप्राइज होता तो भी क्या मतलब, मान लीजिए ये बॉडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, एलिजिबल है कि एक इंफॉर्मेंट सीसीआई में जाके केस इनिशिएट कर सकता है। तो सर क्या अगर ये एंटरप्राइज होता अगर, तो क्या इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता था? सर इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, यानी कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसको किसी पर्पस के लिए फॉर्म किया गया है। तो जो भी ये एक्ट करेगी वो रेगुलेटरी इन नेचर होगा। अगर ये रेगुलेटरी इन नेचर कोई भी एक्ट कर रही है तो रिस्ट्रिक्शंस तो लगाएगी ना, क्योंकि रेगुलेशंस में रिस्ट्रिक्शंस भी आता है ना सर। इसीलिए तो कोई भी एक्ट अगर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी करती है, अगर सेबी पेनल्टी लगा रही है, पेनलाइज कर रही है, या फिर कोई भी इम्प्रिजनमेंट लगा रही है, आपके ऊपर कुछ भी एक्शंस ले रही है, तो क्या सेबी गलत कर रही है? क्या वो ऐसा नहीं कर सकती? नहीं सर, बिल्कुल कर सकती है। और सेबी तो भर भर के एक्शंस लेती है। तो सर यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये रेगुलेटरी बॉडी के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। नहीं सर, अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेटरी फंक्शंस कर रही है, यानी कि उसका फंक्शन क्या है, रेगुलेटरी इन नेचर है, तो वो जो एंटरप्राइज है, चाहे वो एंटरप्राइज हो या ना हो, तो सर वो बिल्कुल वेल इन गुड है, वो अपना एक्ट प्रॉपरली कर रही है। और इस केस में यही हेल्ड हुआ है कि पहला तो वो एंटरप्राइज नहीं है, दूसरी चीज अगर वो एंटरप्राइज होती भी तो भी वो जो फंक्शन कर रही है वो रेगुलेटरी इन नेचर है, कोई पावर का डोमिनेंस नहीं हो रहा है।
एब्यूज ऑफ डोमिनेंस का पोजीशन यूज मिस यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आपको बस यही दो फैक्ट याद रखने। अब देखिए सर, मैंने आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स में पूरी चीजें बता दी, यानी कि लीगल इशू भी दिया हुआ है। अब क्या हुआ था, किस अगेंस्ट में ये केस गया था, एब्यूज ऑफ डोमिनेंस, ये भी लिख दिया है। उसके बाद क्या हेल्ड हुआ, यानी कि कंक्लूजन क्या निकला कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज नॉट एन एंटरप्राइज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और जो भी एक्शन लिए गए हैं, किसने, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी ने, वो रेगुलेटरी इन नेचर है। तो यहाँ पे एब्यूज ऑफ डोमिनेंस का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सर एक पूरी स्लाइड में आपका मैंने सारा केस लॉ, सारी रीजनिंग आपके सामने रख दी है। अब एग्जाम से पहले आपको मतलब हार्डली आपको 1 मिनट भी नहीं लगना है इसको पढ़ने में। बहुत सिंपल जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल जाने वाला है। केस लॉ का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया था, पहला केस लॉ है। आपको समरी एक समरी स्लाइड भी देने वाला हूँ जहाँ पे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी केस लॉ ढूंढने में। तो सर सीसीआई का पहला केस था थोपिली रविंद्र बाबू वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जहाँ पे क्या हुआ था सर, सर यहाँ पे एक इंफॉर्मेंट ने एलिगेशन लगाया था एब्यूज ऑफ डोमिनेंस का। हेल्ड किया हुआ था सर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है ही नहीं, तो सीसीआई में केस इनिशिएट हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, जो भी एक्शन एक रेगुलेटरी बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ने लिया है वो रेगुलेटरी इन नेचर है। तो सर अगर कोई मतलब हमारे मम्मी पापा एक रेगुलेटरी बॉडी है, क्या वो हमें मार नहीं सकते, बिल्कुल मार सकते हैं सर। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपने हमें क्यों मारा। तो वही चीज है यहाँ पे कि एक वो बॉडी है, एक सुप्रीम बॉडी है सर। रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वो मतलब सोल अथॉरिटी है उस एक्ट को प्रोसीड करने के लिए। तो वही चीज है। तो सर यहाँ पे ये केस लॉ नंबर 1 खत्म होता है। मैंने कोशिश करी है जितना भी चीजें रेगुलर बैच में हम पढ़ते हैं उसको समराइज करके आपको इस स्लाइड में बिल्कुल फास्ट ट्रैक मैनर में दे सके। आइए सर सेकंड केस लॉ अब पढ़ते हैं। जो सेकंड केस लॉ था बिल्कुल, अब ये सर मैंने आपको स्लाइड, आपको क्या करना है, ये जो चीज है आपके एग्जाम टाइम में आपको लिखना है। अब केस लॉ नंबर 1 था, केस लॉ नंबर 1 का फैक्ट्स यहाँ पे गिवन है, फैक्ट्स गिवन है, डिसीजन गिवन है, रीजनिंग गिवन है। अब जैसे ही ये केस लॉ का लेक्चर खत्म होगा ना, एक आंसर राइटिंग वीडियो भी आने वाला है आज ही के दिन, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अब आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। मैंने आपको पूरा नोट्स बना के दे दिए, समरी नोट्स बना के दे दिए, ये स्टडी मटेरियल का एक्ट वाला नोट्स बना के भी आपको शेयर कर दिया है। अब हमें लिखना कैसे है वो मैं आपको जो है आज ही के वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो सर अब इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये सब एग्जाम टाइम में कॉपी पेस्ट करने के काम आएगा। तो सर अब इस स्लाइड को आप भूल ही जाइए, ठीक है सर। ये समरी थी जो मैंने आपको बताया कि 1 लाइनर नोट्स, एग्जाम से एक दिन पहले समरी पढ़ के जाइए कि केस विल बी इनिशिएटेड अंडर सीसीआई इफ एक्यूज इज एन एंटरप्राइज। एक्यूज अगर एंटरप्राइज होगा तभी आप सीसीआई में जाके केस इनिशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो सब कुछ भी लिखा हो, फैक्ट से भरा हो, मतलब सर एग्जाम वाला इतना खतरनाक है ना हमारा आईसीएस है, 3-3 पेज का क्वेश्चन देगा। और बच्चा पागल, बच्चा आता है सर 3 पेज का केस स्टडी आया, 3 पेज का मतलब एग्जाम क्वेश्चन बाहर से एमसीएस गया, चलिए चलिए धरना देने। बट सर इतनी चीजें लिखी हैं, मेन चीज ये वहां पे एक गिवन होगा कि सर वहां पे चेक तो करिए कि वो सीसीआई में केस इनिशिएट हो सकता है या नहीं। बातें तो काफी सारी लिखी हुई हैं, वो सब लिख देंगे, बट आपको चेक करना है कि सीसीआई में वो केस हो सकता है या नहीं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इस केस लॉ से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन बनने वाला है। आपके सारी प्रोसीडिंग, सारी हियरिंग्स लिख दी होंगी, लास्ट में बताना है कि क्या यहाँ पे आपका डिसीजन क्या होगा। एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप लोग एडवाइस करिए। आपको चेक करना है क्या वो कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तो नहीं है, क्या वो बॉडी या कोई भी वो कंपनी इन्फॉर्मेंट, वो कंपनी क्या एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है, वही आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कि 3 पेज का केस लो है सर, हम तो छोड़ आए, बिल्कुल बाहर से आया, नेक्स्ट अटेम्प्ट देखे सर हमारी गलती नहीं थी, वहां पे आईसीएसआई ने जो है हमारे साथ गलत करा, नहीं सर। आपको बहुत डीपली चेक करना है चीजों को, ठीक है सर। तो अभी के लिए ये स्लाइड्स नहीं देखना है, सिर्फ हैंड रिटन नोट्स से सफिशिएंट होने वाला है। उसको आप जितना कोशिश हो सके एग्जाम से पहले तक उसको रिवाइज करिए। केस लॉ नंबर सेकंड, कार्टेलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव बियरिंग्स, सुओ मोटो सीसीआई। सर यहाँ पे केस लॉ का नाम तो काफी बड़ा है, तो सर यहाँ पे ये सीसीआई ही जो है केस जो है इनिशिएट करा था, यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेंट सीसीआई ही है। मतलब सीसीआई ने खुद ही एक कंपनी को फोड़ा। अब यहाँ पे एक कंपनी नहीं थी, काफी सारी कंपनीज थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि काफी सारी कंपनी ने कार्टेल फॉर्म करा, ठीक है सर। कार्टेल फॉर्म किया गया और उन्होंने
कार्टेल फॉर्म किया। कार्टेल का मतलब चार लोग मिलके कुछ प्राइस पे इन्होंने डिसाइड करा कि हम जो है किसी भी चीज का जो है इसको आगे सेल करेंगे एट अ गिवन प्राइस पे। और अगर इंडस्ट्री में चार ही कंपनी है तो अभी कंज्यूमर के लिए गलत हो गया ना कि कंज्यूमर को चार लोगों से खरीदना है, चार में से किसी से। चारों ने कार्टेल फॉर्म कर दिया है कि हम लोग ये सामान, ये प्रोडक्ट 1 लाख रुपए में ही देंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है एज पर सीसीआई, और कंपटीशन के को डोमिनेट जो है ये अब्यूज कर रहा है। तो वही चीज है। अब इस ये जो केस था ये फैक्चुअल ओरिएंटेड केस है। सर ये क्या होता है, फैक्चुअल ओरिएंटेड केस का मतलब है कि यहाँ पे जस्ट इंफॉर्मेशन दी है कि सीसीआई ने एक कंपनी थी, इन्हें फोड़ा, यानी कि इनके ऊपर काफी भारी मात्रा में पेनल्टी डाल दिया, यानी कि इनको इम्पोज कर दिया इनके ऊपर, मतलब करोड़ में इनके ऊपर पेनल्टीज लगी है। तो बस एक इंफॉर्मेशन दी है कि मैं सीसीआई हूँ, और सीसीआई में हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने इनके ऊपर पेनल्टीज जो है लगाई। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि डीजी डीजी का मतलब है डायरेक्टर जनरल, जो कि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज में आता है, और जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। तो इसने फाउंड करा, ही हैज फाउंड दैट पार्टीज अटेंडेड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड डिसाइडेड टू मेक कार्टेलाइजेशन। मतलब जो पार्टीज थी, जो भी कंपनीज थी जिनके अगेंस्ट में जो है सीसीआई ने एक्शन लिया है, इन्होंने क्या करा, एक मीटिंग अटेंड करी, एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इनका फाउंड हुआ, जहां पे इनकी बातचीत ऐसी चल रही है कि भाई तू भी मत बेच, तू भी मत बेच, अब बेच तो इतने में ही बेच। तो वही चीज है कि इन्होंने एक कार्टेल फॉर्म कर लिया और मिलके बात कर ली कि हम अगर जो है चीज, जियो की सिम है, मान लीजिए जियो, एयरटेल और वोडाफोन में ये बातचीत चल रही है। तो क्या बातचीत चल रही है कि देख भाई तू भी 1,000 रुपए में बेचना, तू भी 1,000 में बेचना, तू भी 1,000 में रिचार्ज करना। अब अपन लड़कों लोगों के लिए तो बिल्कुल खतरनाक हो गया, अपना भी रिचार्ज करना है, उसका भी रिचार्ज करना है। सर किसका? सर अपने घर वालों का भी तो रिचार्ज करना है ना सर, बिल्कुल। आप कहाँ जा रहे थे सर? अभी नहीं जाना वहां, अभी तो एग्जाम है सर, वहां तो जाना ही नहीं है, उनका रिचार्ज तो बंद ही कर दो, अपना भी बंद ही कर दो। तो सर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में पाया गया कि मुकेश अंबानी जो है इन एयरटेल वोडाफोन वालों के साथ और भारतीय एयरटेल वालों के साथ एक कार्टेल फॉर्म कर चुके हैं। तो टेलीफोनिक एविडेंस मिला। अब ये एविडेंस के बेसिस पे डीजी ने, यानी कि सीसीआई ने, इन लोगों के ऊपर भारी मात्रा में पेनल्टी लगाई। तो यही एक फैक्चुअल ओरिएंटेड केस था, मैंने एग्जांपल लिया एयरटेल और जियो का। यहाँ पे जो है कुछ और पार्टीज थी। तो फैक्चुअल ओरिएंटेड केस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किस यहाँ पे कोई कानून के ऊपर बात हुई है, नहीं सर। यहाँ पे जनरल एक इंफॉर्मेशन थी कि एक कार्टेल फॉर्म हो रहा है, कार्टेल आपने पढ़ा होगा सीसीआई में। और जो कार्टेल फॉर्म हुआ किस बेसिस पे, एक एविडेंस मिला, टेलीफोनिक एविडेंस, इस बेसिस पे सीसीआई ने इनके ऊपर भारी मात्रा में पेनल्टी लगाई। तो सर अब जो है ये रिचार्ज इनको अपना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका रिचार्ज तो नहीं कर पाएंगे। आइए सर नेक्स्ट केस लो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये आगे आपकी स्लाइड्स आ गई। तो अभी ये स्लाइड्स यहाँ पे जो है जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एबीसी बेयरिंग करके कंपनी थी, पार्टीज थी, नील करके एक पार्टी थी, टाटा बेयरिंग करके कंपनी थी। तो इनके बीच में क्या हुआ था, कार्टेल फॉर्म हुआ था। ऑटो बेयरिंग, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर शो करा हुआ है। ऑटो बेयरिंग करके ये आता है, जो कि कोई भी चीज मूव कर रही होती है ना, उनके अंदर ये लगा जाता है, जैसे फैंस में भी लगा जाता है ये। तो इनकी सप्लाई जो है, इस पे एक प्राइस इन लोगों ने रखा कि हम लोग अगर इसकी सप्लाई करेंगे फ्यूचर में, और हम लोग डोमिनेटिंग पोजीशन पे हैं ऑलरेडी, ऑल्दो हम लोग 2-3 कॉम्पिटिटर ही हैं इस इंडिया के अंदर, तो हम लोग एक प्राइस को नेगोशिएट करते हैं और इस प्राइस से नीचे हम लोग नहीं बेचेंगे। तो इसी बेसिस पे जो है सीसीआई ने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई, क्योंकि ये एक अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, आप लोग कार्टेल फॉर्म नहीं कर सकते। मतलब सर सीसीआई या फिर कंपटीशन को बचाना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है सर, क्योंकि सर अगर कंपटीशन नहीं रहेगा ना सर, तो चीजें बिल्कुल मतलब हमारे लिए ऐसे कंज्यूमर के लिए बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। मान लो अगर इंडस्ट्री में अगर मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैं आपको जनरल स्टडी मटेरियल होगा उसको आपको पढ़ाने लग जाऊंगा और मेरा सिलेबस में खत्म कर दूंगा। बट सर मार्केट में जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स आते हैं, तो फिर क्या होता है कि टीचर्स रिविजन लेक्चर्स भी देते हैं, वो हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं, सारी चीजें देते हैं। बट सर तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट का बेनिफिट हो रहा है ना, कंज्यूमर, आप हमारे कंज्यूमर ही तो हैं, तो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए हो रहा है। तो उसके लिए कंपटीशन का होना जरूरी है। आपको इस वे में जो है इस केस स्टडीज को समझना पड़ेगा कि सर ये चीजें गलत हो रही है तो क्यों हो रही है, सीसीआई पेनल्टी दे रहा है तो क्यों दे रहा है। क्योंकि सर कंपटीशन का होना मार्केट में बहुत जरूरी है। अगर एक ही सब्जी की दुकान होगी तो वो सबसे ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा ना सर। बट अगर चीजें मल्टीपल वहाँ पे स्टोर्स है, मल्टीपल वहाँ पे वेजिटेबल शॉप्स है, तो सर उस जगह पे प्राइस भी जो है एकदम डिसेंट लेवल पे मिलता है ना हम लोगों को। तो वही चीज है।
बट हमारे केस में ये है कि हम लोग एज अ टीचर कंपटीशन में बिलीव नहीं करते। मैं तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा आउटपुट, जितनी चीज़ें ईज़ी हो सके आप लोगों के लिए प्रोवाइड करना, और अपने हर एक अटेम्प्ट में इनोवेशन ला ला के आप लोगों के लिए चीज़ों को सिंपल सिंपल रखना। तो सर कंपटीशन, हाँ, टीचिंग में भी है और चीज़ें अच्छी भी हैं। एक कॉम्पिटिशन भी है और एक पैशन भी है। अगर दोनों चीज़ें साथ में रहती है तो मज़ा भी आता है। अगर मेरे साथ अगर कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता तो वो चीज़ें अच्छी भी नहीं रहती ना। हमारे दोस्त वग़ैरह हमारा रहता है कि हाँ, इनसे कॉम्पीट करेंगे, तो कॉम्पीट करते हैं तो हम लोग निखर के आते हैं। तो वही चीज़ है। तो आइए सर, वेस्टेज ऑफ टाइम को बिल्कुल खत्म करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, और नेक्स्ट केस लेवल पे हम लोग बढ़ते हैं। स्लाइड्स को आप लोगों को अभी रहने दीजिए। आज की क्लास में ही मैं आप लोगों को जो है स्लाइड्स के बारे में बताऊँगा कि हमें ये आंसर को प्रेज़ेंट कैसे करना है। वो इस टाइप जो स्लाइड्स हैं, इन्हीं के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? ये समरी है कि एविडेंस इज सफिशिएंट दैट पार्टीज इन्वॉल्व इन कार्टेलाइजेशन। बस ये फैक्चुअल ओरिएंटेड केस था कि इस केस में क्या हुआ था, जिसकी समरी मैंने आपको बता दी। ठीक है? केस लॉ नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल लिखा है, वर्सेस डीओई, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कॉमा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीसीआई। तो सर यहाँ पे केस में यही हुआ था कि गवर्नमेंट ने इश्यू करा एक ऑफिस मेमोरेंडम, यानी कि एक सर्कुलर इश्यू करा कि हम लोग जो है अब सर्विस जो है गवर्नमेंट की कंपनी से ही लेने वाले हैं। किस रिगार्डिंग सर्विस सर? ये जो सर्विस लेने वाले थे रिगार्डिंग एयर टिकट, यानी कि हमारे एम्प्लॉय अगर जहाज से घूमने जा रहे हैं बाहर, तो अगर ये बाहर घूमने जा रहे हैं तो टिकट इन्हें करानी है। तो टिकट जब ये कराएंगे तो वो गवर्नमेंट की कंपनी से ही लेने वाले हैं। क्यों सर? क्योंकि सर देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सीएस भी बन गया बाबू में, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन गया, तो सर क्या सीएस गवर्नमेंट में काम कर सकता है? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है? हाँ सर, वो गवर्नमेंट कंपनी में काम भी कर सकता है। एक सीएस की जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, प्रोवाइडेड उसको कुछ एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, वैकेंसीज आती हैं सीएस की भी। जैसे एनटीपीसी में लास्ट टाइम एक आया था कि उसकी एज 30 ईयर्स है, तो उसको वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी 1 से 2 वैकेंसीज रहती है सीएस के लिए भी। जी सर, बिल्कुल आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सीएस कर चुके हैं। तो सर मैं सीएस हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। नहीं सर, इस केस में तो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं एम्प्लॉय बन गया। तो सर अगर मुझे कहीं जाना है तो ऐसा रहता है कि हमें बेनिफिट्स मिलते हैं ना सर, सेवरल। तो मुझे अगर मैं टिकट वगैरह कराया, घूम के आ गया, तो मैं वो चीज़ें को रिएम्बर्स करा सकता हूँ कंपनी से। बिल्कुल सर, रिएम्बर्स करा सकते हैं कंपनी से। अब ऐसा भी होता है, अगर आपने मूवीज में देखा हो, पिक्चर्स में देखा हो, या प्रैक्टिकली भी आपको पता हो सर, क्या कि मैंने टिकट कराया, अपने दोस्त से बोला कि यार तेरी तो दुकान है किस चीज़ की, एयर टिकटिंग वगैरह की, तो एक काम कर, एक फेक बिल बना दे। फेक बिल बनाने से क्या हुआ कि वो 10,000 का बिल बना के लाया, टिकट बना के लाया, और मैंने उसको कंपनी को रिएम्बर्स कराने के लिए दे दिया। अब ये क्या हुआ, मैंने फेक बिल प्रेजेंट करा और कंपनी ने मुझे फेक बिल के रिटर्न में वो मनी भी प्रेजेंट कर दिया, और मैंने अपने दोस्त को भी एक अमाउंट पे कर दिया। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर लेके आया अपनी कंपनी में कि आज से आप लोग जो है, गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज हैं जिससे वो एक अरेंजमेंट वो करेंगे, और आप लोग उन्हीं से जो है टिकट को आप लोग बाय कर सकते हैं। तो सर, तो एक कंपनी थी पहले, उन्होंने कहा, मैं अगर आपको बताऊं, ट्रैवल एजेंट करके कंपनी है। तो इन्होंने केस इनिशिएट कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है कंपटीशन को खत्म कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से बोल रही है कि वो हमसे बाय ही नहीं करे टिकट। तो हम लोग तो इन एलिजिबल हो गए ना, हमें तो प्रोहिबिट कर दिया। तो अगर हमें प्रोहिबिट ही कर दिया, यानी कि हमें कंपटीशन से निकाल ही दिया, यानी कि आप ही हैं इकलौते। तो इस बेसिस पे केस इनिशिएट कर दिया ट्रैवल एजेंट कंपनी ने, कहाँ पे, सीसीआई में। तो आप लोग बताइए क्या यहाँ पे क्या होगा? तो सर, क्या ट्रैवल एजेंट कंपनी ने जो भी केस इनिशिएट करा, किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। क्या गवर्नमेंट ये चीज कर सकती है अगर आपके ओपिनियन में कहें तो? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट अपने कुछ स्पेसिफाइड लोगों को बोल सकती है ना। जैसे गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं तो वो कहती है कि ईएसआई अगर आपको कराना है तो इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल से ही आप करा सकते हैं। अगर आपको जो है कोई भी चेकअप कराना है तो इस पर्टिकुलर चीजों से ही आप लोग कर सकते हैं। तो ये जनरली पॉलिसीज होती हैं अलग अलग कंपनीज की, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो क्या इस केस में गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती सर? हेड यही हुआ, पहली चीज तो, कि वो डिपार्टमेंट एंटरप्राइज ही नहीं है। तो सर बाकी बातें तो मतलब कचरे में गई। आपको पहले ये देखना है कि डिपार्टमेंट क्या डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और
अगर वो आता भी, जो भी सर्कुलर इशू करा गया था ना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था गवर्नमेंट कंपनी का, ठीक है। एक जस्ट अ पॉलिसी थी कि वो एक एजेंसी से डील कर सके। तो सर्कुलर को हम लोग एग्रीमेंट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ इस केस में ये भी हेल्ड हुआ था कि इनका एग्रीमेंट हुआ है, किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, एक कंपनी के साथ, गवर्नमेंट कंपनी के साथ, और हमसे ये, हमें ये प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो सर ये बिल्कुल भी एग्रीमेंट नहीं है, ये जस्ट अ पॉलिसी फ्रेम करी गई थी कि वो एक एजेंसी के साथ डील कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहां पे एक एग्रीमेंट हो रहा था और कंपटीशन को खत्म करा जा रहा था। तो केस जो है सीसीआई में डिसमिस हो गया। अब मे बी आगे जाके ये हो सकता है कि केस फेवर में चले जाए ट्रैवल एजेंट के, कि नहीं गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, अगर एम्प्लॉयज को चाहते हैं वो अपनी अलग जगह से भी करा सकते हैं। तो आगे केसेस में क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, बट अभी जो केस प्रेजेंटली हुआ है वो हमें पढ़ना है। तो वही चीजें यहाँ पे हमें, आप वो कहते हैं ना कि हम जब चीजों को सोचते हैं तो सोचते वाला जो पॉइंट है ना, सोचने वाला, उसको ज्यादा ऊपर ना ले जाए। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे हमें वही पढ़ना है जो हुआ है। क्या हो सकता है वो तो जब होगा तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना जरूरी है कि जब आप पढ़ रहे हैं एमसीएस, तो आपको एक फुल स्टॉप लगाना जरूरी है कि हाँ, जो हुआ है हमें बस वही समझना है और एग्जाम में वही लिखना है। अगर एग्जाम में लिखा हुआ होगा क्या वो ऐसा कर सकती है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इस केस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल कर सकती है, बाद में क्या होगा अपने को नहीं मालूम। तो वही आपको देखना है, ठीक है सर। आइए, ये आपको बिल्कुल अभी देखने की जरूरत नहीं है। केस लॉ नंबर 4 आपको है RH एग्रो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, एक इन्फॉर्मेंट है जिनका एलिगेशन ये था कि सॉरी, इनका एलिगेशन ये था कि पतंजलि को आप जानते हैं, एसबीआई और एक और पार्टी थी, ये सब एक कॉलेजिव एग्रीमेंट में एंटर हुए। ये हुआ था कि पतंजलि डेट जो है वो पे नहीं कर रहा था, और एसबीआई जो है इनका डेट को रिकवर करने के लिए इनकी प्रॉपर्टीज को सेल कर रही थी। तो इनकी प्रॉपर्टीज जब सेल हो रही थी तो एक को खुशी मची कि ये सब जो है एसबीआई के साथ मिले हुए और इन्होंने एक जो है कॉलेजिव एग्रीमेंट करा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए एग्जाम के कि फैक्ट्स क्या रहने वाले हैं। और यहाँ पे एक आपको लीगल इशू भी बता दिया कि एसबीआई जो है सेल कर रही है एसेट्स किसकी, पतंजलि की। क्यों कर रही है सर? फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज। कौन से ड्यूज है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो डेट लिया हुआ है, जो कंपनी डेट रीपे नहीं कर पा रही, तो उस डेट को रीपे करने के लिए क्या करा जा रहा है, ई ऑक्शन करा जा रहा है। ऑक्शन यानी कि सेल करा जा रहा है एसेट्स ऑफ पतंजलि। तो क्या ये यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज हो रहा है, यानी कि वेदर एसबीआई इज एब्यूजिंग हिज डोमिनेंट पोजीशन? तो आइए सब बिल्कुल देखते हैं। अब मुझे आप बताइए, एक बैंक लोन दे रहा है आपको, ठीक है, मुझे लोन दिया बैंक ने, मैंने पे नहीं किया, तो मेरी प्रॉपर्टी को बैंक क्या करेगा, सेल कर देगा सर, ऑक्शन कर देगा। तो क्या यहाँ पे वो डोमिनेट पोजीशन का यूज हो रहा है? सर अगर आपको पहले आंसर आने से पहले आपको आंसर आना चाहिए। तो सर बिल्कुल सर, बैंक तो सही कर रहा है, और हम तो प्रोफेशनल के स्टूडेंट है सर। हमने क्या पढ़ा है सर? हमने तो सारफेशी एक्ट पढ़ा है सर। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये कोलिजिव एग्रीमेंट था? नहीं सर। entities should be engaged in similar और identical business। सर एसबीआई और पतंजलि के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो, अब एसबीआई क्या है, बैंक है। पतंजलि क्या है, आपको पता है वो प्रोडक्ट्स में डील करती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। तो सर ये जो पार्टीज है इनके बिजनेसेस तो अलग अलग है ना। बैंक का काम है लोन देना, लोन लेना, और पतंजलि का काम डिफरेंट है। तो कैसे ये एग्रीमेंट होगा? तो ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि कोई भी एंटिटी जिसका बिजनेस अलग अलग है तो क्या वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आएगी? क्या उनके बीच में एक कोल्यूसिव एग्रीमेंट हुआ है? नहीं सर। ये आपके कोई भी केस स्टडी फॉर्म हो सकता है कि आपको ये बताना है कि क्या इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इनके बीच में बिजनेसेस कैसे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस हैं या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस है। तो वो तो नहीं है। दूसरी चीज, एसबीआई और जो मिसिस जो पतंजलि है और साथ में इंटरनेशनल ट्रेडर्स, ये तीसरी पार्टी थी, ये किसी भी कॉल्यूसिव एग्रीमेंट में एंगेज नहीं हुई। तो सर ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरी चीज, बैंक यहाँ पे एक्ट कर रही है, यानी कि सेलिंग कर रही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब मेरा जो है डेट है वो मैं रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग हो गया ना। तो बैंक के लिए मैं क्या हूँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो और बैंक जो है एज पर सारफेशी तो काम कर रही है, यानी कि सारफेशी जो है, सारफेसी एक्ट आपने पढ़ा हुआ है,
वो उसको किसको पावर देता है, बैंक को पावर देता है ना कि वो अगर डेट पे नहीं कर पा रही तो उसके एसेट्स को ऑक्शन में लेके जा सके, उसके एसेट्स को सेल कर सके। तो केस यहाँ पे डिसमिस हो गया, और डिसमिस हो गया और यहाँ पे फेवर में किसके गया है, एसबीआई के, पतंजलि के। और स्लाइड्स आपको बिल्कुल आपको देखना नहीं है, स्लाइड्स का क्या है, समरी, कि बैंक इज रिकवरिंग डेट, यानी कि डेट यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट अंडर दिस सारफेसी एक्ट इज वैलिड। अगर बैंक सारफेसी एक्ट के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है, तो भाई वो वैलिड है, वो वैलिड है। केस लॉ नंबर 5, सीसीआई वर्सेस भारती एयरटेल लिमिटेड वर्सेस एंड ओआरएस। तो भारती एयरटेल को आप लोग तो जानते ही हैं, भारती एयरटेल कौन है, हमारा एयरटेल। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इफ एन मतलब जियो एयरटेल कुछ भी, मतलब यहाँ पार्टी ने क्या करा कि एयरटेल मतलब वोडाफोन जियो वगैरह एयरटेल पे केस फाइल कर दिया, किसने, एट जियो ने फाइल कर दिया। तो मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि सीधा लीगल इशू ही आपको सॉल्व करवाता हूँ, कि अगर कोई इंफॉर्मेंट पेटिशन फाइल करना चाहता है किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, सर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी कौन होता है, सर वही जिससे हम उससे बात करते हैं, किससे सर, पता नहीं सर, बहुत लोगों से बात करते हैं। तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये सब क्या है सर, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है ना, टेलीकॉम कंपनीज बोलते हैं। तो अगर मैं एक इंफॉर्मेंट हूँ, यानी कि मुझे गलत लग रहा है, कंपटीशन यहाँ पे कंपटीशन का मिसयूज हो रहा है, तो अगर मैं एक इंफॉर्मेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि टेलीकॉम कंपनी यानी कि एयरटेल जियो के ऊपर मैं एक केस फाइल कर देता हूँ, तो सर क्या मैं वो ऐसा कर सकता हूँ, सर थप्पड़ पड़ेंगे, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि पता ही नहीं कितने थप्पड़ पड़ेंगे। तो केस शेल बी रजिस्टर्ड पहले ट्राई के पास, यानी कि पहले अगर आप सीरियस हैं सर, ये बहुतें जो है आपको 1 लाख का पैकेज दे सकती है कि एग्जाम में इंटरव्यू, एग्जाम तो छोड़ो, इंटरव्यू के लिए तैयारी करिए, कि इंटरव्यू में अगर आ जाए कि क्या आपको पूछा जाए कि आप सीसीआई में जा सकते हैं, कि जियो ने कंपटीशन को जो है मिसयूज कर रहा है, आपको फ्री में हॉटस्टार दे रहा है, चलिए, इंटरव्यूअर बोल रहा है कि जियो जो है आपके ऊपर क्या कर रहा है, हॉटस्टार दे रहा है ना, आप लोगों को इतनी सारी चीजें फ्री में दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। रिचार्ज जो है वो फ्री में दे रहा है, तो क्या हो रही है, कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश हो रही है ना, कि कैसे भी हम एयरटेल को मार्केट से आउट कर सके। तो सर मेरी कंपनी भी एक टेलीकॉम कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो मैं वहाँ का सीएस हूँ, और मान लीजिए मैं वहां से मेरे डायरेक्टर बोल रहे हैं कि हमें क्या एक्शन ले सकते हैं, तो चलिए सीसीआई के पास चलिए सर, नहीं सर, अगर कंपटीशन कम हो रहा है, जियो कुछ भी गलत कर रहा है कंपटीशन के अगेंस्ट, अगेंस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, तो टेलीकॉम कंपनी के अगेंस्ट में हम डायरेक्टली सीसीआई के पास नहीं जा सकते। सर ये बहुत ही लैंडमार्क केस था कि आपको जो है पहले ट्राई के पास जाना है। ट्राई कौन है सर, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी था, वैसे ही जैसे एलआईसी के लिए एलआईसी एक्ट होता है, तो ट्राई जो है पहले हमें वहां केस इनिशिएट करना है। तो ट्राई देखेगा पहले कि क्या चीज गलत हो रहा है, क्या चीज सही हो रहा है, उसके बाद ट्राई जो है वो रेफर करेगा केस सीसीआई के पास, अगर उसे नेसेसरी लगता है तो। सर हमने, फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा, अगर कोई भी इंफॉर्मेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के ऊपर केस फाइल करना चाहता है, तो क्या वो केस फाइल कर सकता है सीसीआई में, आंसर इज नहीं कर सकता। क्यों सर, क्योंकि सर लॉ में ये बोला गया है, केस लॉ हुआ था कि सबसे पहले आप ट्राई के पास जाएंगे केस इनिशिएट करने के लिए, अगर ट्राई को फिजिबल लगता है तो ही वो रेफर करेगा केस सीसीआई के पास, आप डायरेक्टली सीसीआई के पास नहीं जा सकते। तो यही इस केस में जो है हेल्ड हुआ था। अब ये तो स्लाइड्स आपको पढ़ना नहीं है, बाकी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। देखिए इसकी समरी फैक्ट्स आपको मैंने दे दिया है, समरी आपको दे दिया है कि सीसीआई के पास कोई पावर नहीं है टू टेक एनी एप्लीकेशन अगेंस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, ठीक है। और सबसे पहले ट्राई देखेगा, सर आपको दिखा देता हूं मैं, थोड़ा सा ये हाईलाइट हो रहा है। सबसे पहले सर ट्राई जो है देखेगा, उसके बाद सीसीआई के पास केस रेफर करेगा अगर उसको लगता है कॉम्पिटिटिव या फिजिबल लगता है, ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। केस लॉ नंबर 6 था, कर्नाटका फिल्म चैम्बर एंड कॉमर्स का, जिसमें ये हैंड हुआ कि सीसीआई ने यहाँ पे सीसीआई ने एक ऑर्डर पास करा, किसके ऊपर, एक एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी के ऊपर ऑर्डर पास करा, ठीक है। और जिस कंपनी के अगेंस्ट में ऑर्डर आया, यानी कि मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर आया है सर, सर मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर आया है,
तो सर इस ऑर्डर से बचने के लिए मुझे सीएस से बात करनी पड़ेगी। अरे सीएस भाई, क्योंकि थोड़ा घूमना पड़ेगा। हाँ सीएस भाई, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो सीएस भाई ने बोला कि सर अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आया है तो आप जाइए रिट पिटीशन फाइल कर दीजिए, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। वहां कोर्ट में जाके बोलिए सर इस कंपनी के अगेंस्ट, सॉरी सीसीआई के अगेंस्ट में जो भी, मतलब सीसीआई ने मुझ पर जो ऑर्डर पास करा है ना सर, उसको रोक दीजिए जज साहब, उसको रोक दीजिए। तो जज साहब ने कहा अबे अपने को पागल समझा है क्या, मतलब कोई भी ऑर्डर पास होगा और तू यहाँ आके वो ऑर्डर को बंद करवाने आ जाएगा। तो सर ये ऐसा नहीं हो सकता। तो सर कोई भी रिट ऑफ प्रोहिबिशन के अगेंस्ट में किसी स्टैट्यूटरी कमीशन, क्योंकि सीसीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी अगर कोई भी एक्शन पास कर रही है, सेबी कोई भी एक्शन पास कर रही है, कोई भी बॉडी जो कि एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, स्टैट्यूटरी कमीशन है, एक एक्शन ले रही है आपके ऊपर, कोई भी पेनल्टी ऑर्डर कुछ भी पास कर रही है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में रिट ऑफ प्रोहिबिशन नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तो सर रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है, कोई भी एक सुपीरियर बॉडी अपने सबॉर्डिनेट बॉडी को क्या कह रही है, यानी कि सुपीरियर बॉडी कौन हुई यहाँ पे, कोर्ट्स है जो हायर सीसीआई से भी बड़ा जो है, तो वो बड़ी अथॉरिटीज जो है सीसीआई को बोल सकती है कि भाई अभी थोड़ा रुक जा, तो छोटा है, एक्शन ले रहा है पर इस कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन ना ले। आपने हर्षद मेहता देखी होगी, आपने तेलगी स्कैम देखा होगा, तो वहां पे होता था ना कि बड़ी जो अथॉरिटीज होती थी, जो पुलिस सीबीआई होती थी, तो उसको काम करने से रोक दिया जाता था कि आप कुछ समय के लिए रुक जाए। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, रेट ऑफ प्रोहिबिशन, और बहुत सारे रेट हैं, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ये आपने जेआईजीएल में एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़े होंगे, तो उसको इतना यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इतना पता होना चाहिए कि रेट ऑफ प्रोहिबिशन ये होता है कि एक सुपीरियर बॉडी अपने सबॉर्डिनेट बॉडी को बोल रही है कि भाई रुक जा, एक्शन अभी रुक जा, ये बेचारे को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, तो वही है यहाँ पे। और स्टैट्यूटरी कमीशन के अगेंस्ट में बस वो रेट ऑफ प्रोहिबिशन हम नहीं दे सकते, कि अगर कोई और कंपनी के अगेंस्ट में होता है, कोई और बॉडी होती तो आपको, हाँ आपको मिल जाता। बट स्टैट्यूटरी कमीशन के अगेंस्ट में देखो लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी कमीशन के अगेंस्ट में आप लोग क्या नहीं कर सकते, आप लोग जो है केस फाइल नहीं कर सकते। कौन सा केस सर, रिट्स फाइल नहीं कर सकते, रिट ऑफ पेटिशन आप लोग फाइल नहीं कर सकते सर। आइए सर, ये समरी आपको गिवन है, ऐसे तो सर लिखा भी हुआ है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको गिवन है सारी चीजें। ऐसे तो हर कोई एंटरप्राइज सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और रिट ऑफ प्रोहिबिशन मांग लेगा। अभी मैंने कुछ गलत करा, मेरे ऊपर ऑर्डर आया, और मैं कहाँ चले जाऊंगा ऑर्डर के अगेंस्ट में, मैं चले जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, घर के पास ही है मेरे। सर आइए ना सर, थोड़ा कर दीजिए हमारा। तो सर ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी हमारी। तो उसी गाड़ी को रोकने के लिए आपके लिए यहाँ पे केस लॉ प्रेजेंट किया गया है कि आपको पता होना चाहिए कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल नहीं हो सकता। और इसी से वैल्यू ऑफ सीएस बढ़ जाता है सर। क्यों बढ़ जाता है सर, टाइम वेस्ट होता है, डायरेक्टर का टाइम वेस्ट होता है, कंपनी का, और हमें टाइम वेस्ट ही तो नहीं करना सर, टाइम को यूटिलाइज करना है। अब एक केस लो नंबर 7 हुआ था, उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड वर्सेस सीसीआई एंड ओआरएस। सर इस केस में यही हुआ था कि सीसीआई ने इन कंपनीज के ऊपर, ये देखिए सर, कुछ कंपनीज थी उत्तराखंड से रिलेटेड, कुछ कंपनी थी एक्स वाई जेड कोई कंपनी थी, इनके अगेंस्ट में एक शो कॉज नोटिस इशू करा, सर हम आपको फोड़ने वाले हैं। हाँ आप ही को स्टूडेंट्स में आप ही को बोलो, मैं आप लोगों को फोड़ने वाला हूँ अगर नहीं पढ़ा तो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल सर मैं आप लोगों को फोड़ने वाला हूँ। अब बस इतना बता दो कि मैं आपको क्यों ना फोड़ूं। तो मैंने आपसे क्या मांगा है, एक रिप्लाई मांगा है, शो कॉज नोटिस बोलते हैं सर इसको। मैं आप लोगों को फोड़ने वाला हूँ, बहुत बातें कर रहे थे ना उससे तुम, रात भर मिलके, बिल्कुल बहुत बातें चल रही थी, अब एग्जाम आ रहा है तो बिल्कुल सर कुछ तो बता दीजिए इंपॉर्टेंट। तो सर मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला, अब मुझे ये बताओ कि मैं आप लोगों को क्यों नहीं बताने वाला। तो सर यही चीज है, इस केस में भी यही हुआ कि सीसीआई ने फोड़ा, सीसीआई ने बोला कि भाई हम आपको फोड़ने वाले हैं, अब मुझे ये बताइए कि हम आपको क्यों ना फोड़े। तो सर अब इसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि अब शो कोस नोटिस का मतलब ये होता है कि व्हाई द एक्शन कुड नॉट बी टेकन। हमें रिप्लाई ये देना है कि सर आप स्टूडेंट हैं, सर छोड़ दीजिए ना। तो हमें रिप्लाई देना है क्यों छोड़े, मैं बता रहा हूँ ना सर, छोड़ दीजिए, हम लिख के देते हैं, मुंह से नहीं बताया जाएगा। तो सर लिख के भेजिए, तो वही सीसीआई ने भी बोला हम आपको फोड़ने वाले हैं सर, बट आप मुझे लिख के दीजिए कि हम आपको क्यों ना फोड़े। अब इन्होंने क्या करा, ये खतरनाक केबल, पता नहीं कौन सा सीएस इनके साथ बैठा हुआ था, कोई नालायक ही होगा, सीएस तो होगा ही नहीं, सीएस ही ली होगी एडवाइस। तो सर इसीलिए कहते हैं वैल्यू ऑफ सीएस वाई आपको बढ़ानी है, और वो कौन बढ़ाएगा, आप ही को बढ़ानी है। तो सर इन्होंने क्या करा, जो भी शो कॉज नोटिस पास हुआ था उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में अपील तो फाइल हो ही नहीं सकती,
तो सर यही हुआ, इनसे रिप्लाई मांगा गया कि सर आपको क्यों ना पढ़ा जाए, लिख के दीजिए। इन्होंने सीधा अपील फाइल कर दी कि सर ये शो कॉज नोटिस फाइल कर रहे हैं और हम शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने या कोई भी अथॉरिटी थी, उन्होंने ये हेल्ड करा कि अपील जो है शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में फाइल नहीं करी जा सकती। हम जो है अपील किस ऑर्डर के अगेंस्ट में करते हैं सर? सर हम सिर्फ उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकते हैं जो कि फाइनल ऑर्डर है। फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में ही अपील फाइल हो सकती है सर, शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं हो सकती। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ कि सीसीआई ने शो कॉज नोटिस इशू करा। शो कॉज नोटिस मतलब कि हमसे एक रिप्लाई मांगा, हमने रिप्लाई नहीं दिया, इंस्टेड हमने क्या करा, अपील फाइल कर दी उस शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में। क्या हम अपील फाइल कर सकते हैं? तो ये इस केस में हेल्ड हुआ कि अपील फाइल नहीं करी जा सकती, फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में ही अपील फाइल कर सकते हैं। टेम्परेरी ऑर्डर या किसी शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं करी जा सकती। तो ये केस लॉ आपका यहीं पे खत्म होता है। ये उसके जो है स्लाइड्स हैं, ठीक है सर। फिर एक केस लॉ नंबर 8 था, जहाँ पे कैट सिस्टम एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीसीआई, ठीक है सर। इस केस में क्या हुआ था, आइए पढ़ते हैं। इस केस में सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीसीआई होता है, उसमें जुडिशियल मेंबर होता है। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में फैक्ट्स भी लिख दिए, लीगल इशू भी लिख दिया है एंड रीजनिंग भी दे दिया है। तो सर बेंच और बोले तो कमिटी ऑफ सीसीआई, जहाँ पे एक जुडिशियल मेंबर होता है और सेवरल मेंबर्स होते हैं सर, ठीक है। लीगल इशू ये इन्वॉल्व था कि जुडिशियल मेंबर जो है वो इनकॉम्पिटेंट था या फिर उसकी वैकेंसी खाली थी। तो सीसीआई की कमिटी ने जो भी डिसीजन दिया किसी कंपनी के अगेंस्ट में, तो क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा? तो ये तो एक्ट जो था सीसीआई का, उसमें भी आपने पढ़ा ही होगा, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है एक्ट में भी कि नो एक्ट और प्रोसीडिंग shall be invalid just because any defect or deficiency in CCI। मतलब सीसीआई की कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई डिफेक्ट हुआ है तो भी जो है सीसीआई का एक्शन वैलिड माना जाएगा अगर वो फिजिबल है। तो सर मान लीजिए मेरे साथ गलत हुआ, मैंने चोरी करी, मैंने कंपटीशन करा, तो क्या सर मेरे अगेंस्ट में सीसीआई एक्शन ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। बट मुझे पता चला कि सीसीआई में जुडिशियल मेंबर तो पी के बैठा हुआ है, इनकॉम्पिटेंट है, अनसाउंड है। तो सर वहां पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें वो एलिजिबल करता है। तो क्या सर वो केस इनिशिएट होगा मेरा? क्या मैं केस फिर भी हारूंगा या मैं केस जीतूंगा? सर दुख से बोलना पड़ेगा, कानून बनाने वाला बड़ा बेरहम है। लिखा है कि फिर भी केस जो है आपके फेवर में नहीं आएगा। तो सर वही है कि सीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो भी जो है केस बिल्कुल एक्शन जो लिया गया है वो वैलिड ही रहने वाला है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ठीक है सर, तो यहीं पे लीगल इशू भी आपको गिवन है, आपको यहाँ पे कंक्लूजन भी मैंने गिवन कर दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे, और ये स्लाइड्स तो हमें बाद में ही देखना है। तो समरी यही था कि एक्शन टेकन बाय सीसीआई इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियल मेंबर या इनकैपेसिटी ऑफ जुडिशियल मेंबर डजंट कंस्टिट्यूट इनवैलिड एक्शन, वो वैलिड होगा। केस लॉ नंबर 9 हमें पढ़ना है, सीसीआई वर्सेस जेसीबी इंडिया एंड ओआरएस। इस केस में ये हेड हुआ था कि डायरेक्टर जनरल को केस इनिशिएट करना था, ठीक है सर। डीजी डीजी बोलेंगे सर प्यार से, डीजी गया कहाँ, केस को फाइल करने, केस इनिशिएट करने के लिए गया, कुछ सर्च डॉक्यूमेंट्स को लेने गया। तो डॉक्यूमेंट्स को लेने को हम लोग क्या कहते हैं सर, सर्च बोलते हैं। और सर सर्च में क्या सीजर भी आएगा? सर क्या आप लोग बोल रहे हैं सर, सर्च सीजर हमें तो दोनों ही एक साथ सुनाई दे रहा है। सर सर्च का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट्स जो आपके रखे हुए हैं उसको कलेक्ट करके लाना है, कोई भी पार्टी जिसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा रहा है। सीजर का मतलब होता है सारी चीजों को कॉन्फिस्केट कर देना, यानी कि सारी चीजों को जब्त कर लेना सर। तो सर सर्च में क्या सीजर भी आएगा? यानी कि डीजी के पास पावर है सर्च करने का, तो सर क्या सीज करने का पावर भी है? यानी कि उसकी एसेट्स जो प्रॉपर्टी है, क्या उसको भी वो सीज कर सकता है सर? तो सर इस केस में ये हेड हुआ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मेड बाय डीजी, यानी कि डायरेक्टर जनरल जो भी सीसीआई के अंदर, वो सर्च भी कर सकता है, वो सीजर भी कर सकता है। तो केस लॉ आपका बन के आएगा, केस स्टडी फॉर्म होगी, काफी सारी चीजें लिखी होंगी, ये हुआ वो हुआ, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, आपको कुछ नहीं देखना, ये देखो कि सर्च के साथ सीजर आएगा या नहीं आएगा। तो वही है, इस केस में यही हेड हुआ है कि सर्च के साथ सीजर भी आएगा, डीजी जो है सर्च भी कर सकता है और सीजर भी कर सकता है।
और ये स्लाइड्स हैं, आप लोग स्लाइड्स पढ़, केस लो नंबर, ये क्या कर रहा है। तो ये है समरी, जिसमें लिखा है कि द टर्म सर्च इंक्लूड सीजर ऑल्सो। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, चाहे वो डीजी ही क्यों ना हो, चाहे कंपनी लॉ मैटर ही क्यों ना हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास पावर है कि वो सर्च के साथ सीज भी कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, केस लॉ नंबर 10 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और केस लॉ नंबर 10 का नाम है राजस्थान सिलेंडर एंड कंटेनर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। तो इस केस में क्या हुआ था कि आपको बताता हूँ मैं, इसमें लीगल इशू भी मैंने बता दिया है, और मतलब सारा फैक्ट्स वगैरह सब चीज हो चुका है। तो एलपीजी, एलपीजी को आप जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एंड आईओसीएल, तो ये सब क्या थे, कार्टेलाइजेशन में इन्वॉल्व थे, सीसीआई का ऐसा कहना था। एंड सीसीआई ने इनके ऊपर हैवी पेनल्टीज इम्पोज करी, सब बहुत हैवी पेनल्टीज इनके ऊपर इम्पोज करी गई है। ऑन अपील कॉम्पैट, यानी कि कंपटीशन अपीलिएट ट्रिब्यूनल, तो जो सीसीआई का ट्रिब्यूनल है, अपीलिएट ट्रिब्यूनल है, वो भी अग्री हुआ इस डिसीजन से जो सीसीआई ने लिया, और हैवी पेनल्टी जो सीसीआई ने इम्पोज करी। बट कॉम्पैट ने क्या करा, डिसीजन तो सही था बट पेनल्टीज को रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ तक तो सिंपल है सर, कोई भी बता देगा क्या है। बट सर इस केस में मेन चीज यही हेड हुआ कि क्रॉस अपील हुआ है। सर क्रॉस अपील क्या होता है, जब दो पार्टीज एक साथ केस फाइल करते हैं या अपील करते हैं। तो सर क्रॉस अपील ये हुआ कि एक पार्टी थी एलपीजी प्लस आईओसीएल, दूसरी पार्टी थी सीसीएल। एलपीजी और आईओसीएल ने ये अपील करी कि कार्टेल नहीं हुआ है सर, हमारे बीच कोई कार्टेल नहीं हुआ है। दूसरी चीज, कोई बिड रिगिंग भी नहीं हुई है। सर ये बिड रिगिंग क्या है बताता हूँ आपको। दूसरी चीज, सीसीआई ने क्या अपील करी है कि पेनल्टी जो है ज्यादा इम्पोज होनी चाहिए। तो सर इस केस में क्या हुआ कि इस केस में ये हुआ कि दो पार्टीज थी, आईओसीएल और एलपीजी, ये लोग कोई ऑक्शन में गए होंगे। तो वहां पे इन्होंने बिड करी होगी, यानी कि कोई टेंडर इनको मिल रहा होगा, एलपीजी को भी मिलता है, आईओसीएल को भी मिलता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है सर ये। तो दोनों ही जो है पेट्रोलियम से रिलेटेड ही है सर। तो कुछ इनको टेंडर गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा होगा। तो इन्होंने जो टेंडर पे बिड करी थी, तो वो बिड आइडेंटिकल बिड थी। तो ये हैंड हुआ कि इन्होंने जो है आपस में ही बातचीत कर रखी थी, और इनकी बातचीत ऐसी बातचीत हो गई थी, कुछ खास लेवल की बातचीत हो गई थी। तो इन बातचीत में इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग एक जैसी बिड करेंगे। तो ताकि जो है, जैसे मान लो मैंने बोला 100 करोड़, तो मेरे साथ वाले ने भी बोला 100 करोड़। तो जो मार्केट के जो अदर प्लेयर्स थे, जो कंपटीशन के लिए जो कंपटीशन में आए थे, यानी कि जो टेंडर में आए हुए थे, तो वो लोग तो पहले ही आउट हो गए। तो यही होता है बिड रेगिंग, जो पहले से ही डिसाइड कर लिए हैं कि इनको इतने ही प्राइस पे जो है वो बिड करना है। तो सर इस केस में ये हेड हुआ कि बिड रिगिंग हुई है या नहीं हुआ है। तो आपने सीसीआई के एक्ट में पढ़ा होगा कि बिड रिगिंग भी जो है वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस में आता है, एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाता है। तो इस केस में ये हेड हुआ कि ये एक ओलिगोपोली मार्केट है, जहां पे सिमिलर बिड आना जो है वो मतलब नॉर्मल सी बात है कि ओलिगोपोली मतलब जहाँ पे बहुत ही कम लेवल ऑफ सेलर्स है, यानी कि जो है वहाँ पे फ्यू बायर्स है, फ्यू सेलर्स है। ओलिगोपोली मार्केट में जो है सेलर्स बहुत कम रहते हैं। जैसे कि ओलिगोपोली मार्केट अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर कम है, तो अगर सेलर दो तीन ही है तो बिड रिगिंग का मतलब चांसेस नहीं है, यानी कि आइडेंटिकल बिड जो है आ सकता है। यानी कि अगर किसी ने 100 रुपए की बिड लगाई है, तो तीन बायर है, तीन सेलर है, तो तीसरा सेलर भी या दूसरा सेलर उनमें से एक जो है 100 की बिड लगा सकता है। तो उस केस में हम इसे बिड रिगिंग का नाम नहीं दे सकते, ऐसा केस में जो है हेल्ड किया गया। तो यहाँ पे चांसेस जो है ज्यादा है सिमिलर बिड आने के लिए। तो आईओसीएल और एलपीजी का केस जो है वो उनके फेवर में गया। और जो एक क्रॉस अपील थी, यहाँ पे जो एलपीजी ने अपील करी उसको अलाउड करा गया, और जो सीसीआई ने जो अपील करी उसको डिसमिस कर दिया गया। तो यही इस केस में हेल्ड हुआ था। तो इसमें इस केस में यही समरी निकल के आ रही है कि इन ओलिगोपोली मार्केट के केस में सिर्फ अगर सिमिलर बिड आ रहा है, तो वो इनफ एविडेंस नहीं है कंक्लूड करने के लिए कि बिड रिगिंग हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है।
केस लो नंबर 11 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें है इन्फॉर्मेंट वर्सेस ग्रासिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड। सर इस केस में ग्रासिम एक सप्लायर थे, जिसने जो है इनको क्या करना था, सप्लाई करते थे ये रॉ मटेरियल की वीएसएफ स्पिनर को। वीएसएफ स्पिनर जो है वो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। ग्रासिम सप्लायर एक जो है सप्लायर है, जिनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना होता है वेरियस जो है इन कंपनीज को। तो वीएसएफ सप्लायर या वीएसएफ स्पिनर को जो है इन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई करा, बट इन्होंने कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं करा। क्या नहीं करा सर? कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं करा, कोई क्रेडिट नोट इशू नहीं करा। तो जो डिस्काउंट इन्होंने नहीं दिया ना, इस वजह से वीएसएफ स्पिनर ने क्या करा कि यही एक ऐसे प्लेयर थे जो एक अच्छे दाम में इनको प्रोडक्ट दे सकते थे। और वीएसएफ स्पिनर के ही कुछ कॉम्पिटिटर थे जिन्होंने इस ग्रासिम सप्लायर से प्रोडक्ट लिया, रॉ मटेरियल परचेज किया। और ग्रासिम जो एक कंपनी है, इन्होंने सप्लायर ने इन लोगों को जो है डिस्काउंट दे दिया, जो कि एक डोमेस्टिक स्पिनर नाम की कंपनी थी। तो इन्हें तो डिस्काउंट दे दिया, बट वीएसएफ स्पिनर को डिस्काउंट नहीं दिया। अब क्या हुआ कि वीएसएफ स्पिनर ने यहाँ पे जो है केस इनिशिएट कर दिया। क्यों सर? क्योंकि इनको हैवी लॉसेस हुए, और इनके कॉम्पिटिटर को आप लोगों ने क्या करा कि इनको तो डिस्काउंट दे दिया। तो सर इस केस में यही हेड हुआ कि आप लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ऐसे कि आप एक कॉम्पिटिटर को जो है आप रॉ मटेरियल डिस्काउंट में दे रहे हैं और एक को नहीं दे रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन तो अलाउड नहीं है। तो सर पार्टीज ने कंटेंट ये करा कि हमने जो भी ये डिस्काउंट दिया है, मतलब वी रिफ्यूज टू सप्लाई टू वीएसएफ स्पिनर एट डिस्काउंट, ये हमारा कमर्शियल डिसीजन था। कंपनी कह रही है ये हमारा ओन डिसीजन है, हमारे कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव या कमर्शियल डिसीजन है कि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बट कंपटीशन यहाँ पे कोई ब्रीच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कंपटीशन लॉ मैटर तो है ही नहीं। ये पार्टी कंटेंड कर रही है, कौन सी पार्टी से? ग्रासिम कह रही है ये चीज। तो सर यहाँ पे ग्रासिम ने ये बोला, बट सीसीआई ने हेल्ड करा कि सेक्शन 4 जो है वो कॉन्ट्रावेन हुआ है। सेक्शन 4 जो है कॉन्ट्रावेन हुआ है, यानी कि एब्यूज ऑफ डोमिनेंस हुआ है सर। आपने पोजीशन का मिस यूज करा है। इन दिस केस ग्रासिम डिडंट गिव डिस्काउंट टू वन ऑफ हिज बायर एज ही enjoying डोमिनेट पोजीशन। तो आपको यही लिखना है कि ग्रासिम ने जो है यहाँ पे डोमिनेट पोजीशन का मिसयूज करा है सर। तो पार्टीज का कोई भी डिसीजन हो, कमर्शियल हो, आपने डिस्क्रिमिनेशन करा है, जिसकी वजह से जो वीएसएफ सप्लायर है, जो स्पिनर था, जो कंपनी है, उनको हैवी लॉसेस हुए हैं। तो सर यहाँ पे केस जो है फेवर में गया है वीएसएफ के, और ग्रासिम के ऊपर जो है सेक्शन 4 के ऊपर कॉन्ट्रावेंशन जो है पेनलाइज करा गया है। तो यही चीज है। केस लॉ नंबर 12 में ये लिखा है, केस लॉ का नाम है एलेज एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्टेड बाय मारुति सुजुकी लिमिटेड इन इम्प्लीमेंटिंग डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी। तो सर इस केस में क्या हुआ? इस केस में मारुति सुजुकी, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, अच्छा सा डायग्राम बनाया है। ये केस में हेल्ड हुआ कि मारुति सुजुकी, आपको दिख रहा होगा, एक कार है, और कार जो है जिसकी कॉस्ट है 7 लाख रुपीज, जो मारुति सुजुकी के ही शोरूम 1, शोरूम 2 एंड शोरूम 3 को जो है मारुति सुजुकी ने दे दिया। ठीक है सर, बहुत सिंपल भाषा में बोला जा रहा है। तो ये गाड़ी वहां चला गया 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख में। एक शोरूम जो है वो दिल्ली में एक सिटी में है, यानी कि एक लक्ष्मी नगर है, एक निर्माण विहार है, एक प्रीति विहार है। तो 3 एरिया में ये शोरूम्स ओपन है। ठीक है सर, ज्यादा दूर नहीं है, ये एरिया जो है विद इन दी टेरिटोरियल है, मतलब अगर मैं बोलूँ विद इन 1 किलोमीटर के अंदर ही ये आते हैं। तो शोरूम 1 आता है, शोरूम 2 आता है, शोरूम 3, तीनों ही मारुति सुजुकी के ही शोरूम से। अब ये जो शोरूम्स वाले हैं, हम लोग गाड़ी लेने मारुति सुजुकी के पास तो जाएंगे नहीं सर, इन शोरूम्स पे ही जाएंगे। तो इन शोरूम्स में जो 7 लाख की गाड़ी है, ये शोरूम वाले कितने में बेचेंगे सर? कोई 10 में बेचेगा, कोई 8 में बेचेगा, कोई 12 में बेचेगा, कोई 15 में बेचेगा। बट मारुति सुजुकी ने रीसेल प्राइस मेंटेनेंस लगा दी है, यानी कि जितने भी सप्लायर्स हैं इनके साथ, जितने भी शोरूम्स वाले हैं इनके साथ एक एग्रीमेंट कर दिया है कि आप जो है इस प्राइस से ज्यादा में चार्ज नहीं कर सकते कंज्यूमर से। तो सर ये तो बहुत बढ़िया हुआ ना सर, सब एक ही प्राइस में बेचेंगे, यानी कि शोरूम 1 भी 10 लाख में बेचने वाला है, शोरूम 2 भी 10 लाख में बेचने वाला है, शोरूम 3 भी जो है 10 लाख में बेचने वाला है। अपने लिए तो बढ़िया है ना सर, सब खाक बढ़िया है, ये बहुत बुरा है हमारे साथ। क्यों सर, ऐसा क्यों है? अब मेरी बात सुनिए। अब शोरूम 1 10 लाख रुपए में बेच रहा है, मान लीजिए शोरूम 2 9 लाख में बेच सकता था ना सर। वो एक इनके बीच में भी तो कंपटीशन रहता है। हम
जब भी कोई भी गाड़ी कुछ भी लेते हैं ना सर, अगर आपने कभी गए हो, तो हम लोग डिफरेंट शोरूम्स में विज़िट करते हैं सर, डिफरेंट मॉल्स में विज़िट करते हैं। क्या वहाँ का सबकी कार्स का प्राइस या सबके व्हीकल्स, टू व्हीलर्स का प्राइस सेम रहता है? नहीं सर, प्राइस वेरी करता है। ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, बट कुछ ना कुछ तो वेरी करता है। और हम जो कंज़्यूमर्स हैं, वो बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे ही लेना चाहेंगे, जो सबसे कम प्राइस हो और इफ़ेक्टिव लेना चाहेंगे। बिल्कुल सर, आप भी, मैं भी लेना चाहूँगा। तो शोरूम 1 जो है, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ 10 लाख में मिला। अब शोरूम 2 में जाएँगे ना हम चेक करने कि वहाँ कितने में मिल रहा है सर, एक बार देख के आते हैं ना बबुआ। तो देख के आए तो वहाँ 9 लाख में मिल रहा है और तीसरी जगह में 8 लाख में मिल रहा है। तो सर वही चीज़ें हैं, हमें देखना है। इससे क्या होता है कि कॉम्पिटिशन रहेगा ना, कि शोरूम्स के बीच में भी कॉम्पिटिशन रहेगा, कि एक 7 में बेचेगा, एक 8 में, एक कहेगा यार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो चलो इसको 7 में ही बेचते हैं। तो इससे क्या हुआ, कॉम्पिटिशन बढ़ा और हम लोगों को, कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ ना सर। तो कंज्यूमर को फ़ायदा होना ही मेन जो है ऑब्जेक्टिव है सीसीआई का। तो सर यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हुआ है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस हुआ है और सर सीसीआई ने ज़बरदस्त फोड़ा है। सर यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब मारुति सुजुकी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया किसको, शोरूम्स को, टू अर्न हायर प्रॉफिट एंड टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन। यहाँ पे कॉम्पिटिशन को रिड्यूस करा जा रहा है और शोरूम्स वालों को भी जो है रेवेन्यू कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो सर इस केस में मतलब अगर मैं आपको बताऊं, इतना ज्यादा पेनल्टी इम्पोज करा गया है सीसीआई के द्वारा, पेनल्टी ऑफ 200 करोड़, मतलब सर आंखें फटी की फटी हाथ से नीचे आ जाएंगी सर। तो 200 करोड़ का जो है पेनल्टी इम्पोज किया गया है, सेक्शन 3 के अगेंस्ट में इनको कॉन्ट्रवेंशन हुआ है। मारुति सुजुकी जो भी ये डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी लेके आई थी, एक तरीके का रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रीसेल प्राइस मेंटेनेंस के अगेंस्ट में आपके ऊपर एप्लीकेशन, आपके ऊपर सीसीआई ने जबरदस्त फोड़ा है सर। तो सर यही था इन केसेस में, थोड़ा फैक्चुअल ओरिएंटेड केस था। तो सर आपको बस यही देखना है, यहाँ पे चीज़ें यही हैं कि लीगल इश्यू क्या है, मैंने आप लोगों को पूरा समराइज़ करके हैंड रिटन नोट्स बना के बहुत आसान, मतलब पहले तो मैं आपको यही स्लाइड पढ़ाता सर। पक्का मतलब ये स्लाइड से ही पढ़ाने वाला था, बट मैं आपका काम और आसान करना चाहता था। इसी वजह से मैंने वो हैंड रिटन नोट्स बनवाए। अब वो हैंड रिटन नोट्स ही आपको पढ़ने हैं, थोड़ा-सा रिटेंशन करने के लिए कि किस केस में क्या हुआ था। दूसरा, इस क्लास को आप एक बार और देख लेना, इवन दो आप 1.5 या 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आज ही हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे या मे बी कल कर सकते हैं, तो वीडियो आने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो भी कल ही आएगा रिगार्डिंग पार्ट सी, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक लॉज़ के जो है केस लॉज़ हम लोग करने वाले हैं और डेली बेसिस पे चलेगा। अभी भी कुछ ही नहीं बिगड़ा है, घबराना नहीं है। जितना पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए और आपका केस स्टडीज़, केस लॉ जितनी चीज़ें हैं और जो 40 मार्क्स का है ना, वो भी कवर हो जाएगा अगर हमने ये केस लॉज़ पढ़ लिए तो। ठीक है सर? उसमें कुछ ऐसा आने वाला नहीं है, हमारा लॉजिक पे हमें उसमें लगाना है और वो चीज़ें कवर हो जाएगा। ठीक है सर? तो थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट करा है और अगर आप लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको बताया कि सीसीआई बस इतना ही था लेक्चर 1, जिसमें रेगुलर नोट्स आपको जो स्लाइड्स हैं वो मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको बता दिया ये आपको मिलने वाला है, वन लाइनर मिलने वाला है। तो सर सारी चीज़ें मिलेगा आपको, सारी चीज़ें आपको करवाएँगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत हमारे पास अभी भी टाइम है कि हम इसको अच्छे से इस पेपर को कवर करके जाएँ। और बुक्स आपको जो है बिल्कुल डिलीवर हो जाएगा, मे बी आज से लेके मतलब विदिन 3 डेज़ के अंदर आपके पास बुक्स पहुँच जाएगा अगर आप लोग एनरोल कराते हैं। और जिनको पहले जो प्राइस बताया था, वो प्राइस थोड़ा-सा चेंज हो गया है क्योंकि बुक्स के पेजेस इंक्रीज़ हुए हैं, कंटेंट चेंज हुआ है एंड आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो सर टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर? ओके बाय। थैंक यू सो मच।